A very good morning to all of you. This is Rinki Singh and today we are going to start the chapter of class 11th, chapter 1. That chapter name is The Living World. जैसे कि आई होप आप सभी ने प्रीवियस पार्ट यानी कि पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं या कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज्ड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि अगर ये कैरेक्टर होंगे तो आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे, लिविंग बीइंग कहलाएंगे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम जो मेन चीज़ पढ़ेंगे, वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं बट मेन जो पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और बायोडाइवर्सिटी भी आप बोल सकते हो। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि लिविंग में और नॉन लिविंग में क्या अंतर है। जब हम लिविंग की बात कर ही रहे हैं तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, यहाँ पर किसी वन स्टेट की बात नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। तो पूरे वर्ल्ड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है एक जीव की, जानवरों की कितनी प्रजातियां होती है। मैं काउंटिंग ऑफ एनिमल्स भी नहीं बोल रही हूँ, एक जानवर कितने होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक लिख लेते हैं, फिर मैं आप सबको क्लियर कराऊंगी। द फर्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक? द फर्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। Okay, अब what is the biodiversity? You can say different kind of animal and plants. Biodiversity को अगर one word में कहें तो different kind of animal and plant, या आप बोल सकते हो number of species। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? विभिन्न प्रकार के जानवर और विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ मिलाएं तो एक बायोडाइवर्सिटी बनती है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो नंबर ऑफ स्पीसीज को भी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज लिख देती हूँ, नंबर ऑफ स्पीसीज। ओके, नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है? ये है बायोडाइवर्सिटी। मतलब हम बेसिकली ये जो टॉपिक आज हम कर रहे हैं उसमें हम ये जानेंगे कि हमारे पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कितने प्रकार की प्रजातियां जानवरों की, एक जीव की, एक ऑर्गेनिजम्स की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो अगर मैं पूरे संसार की बात कर रही हूँ तो पहले मैं आपको काउंटिंग में ही बता देती हूँ कितनी प्रजातियां डेफिनेटली होती है। तो कितनी प्रजातियां होती है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1.7 to 1.8 मिलियन। 1.7 to 1.8 मिलियन। ये आपके मेडिकल लाइन में आप नीट का एग्जाम देते हैं तो उस दौरान भी ये सेम क्वेश्चन आता है कि कितनी प्रजातियां होती है। अगर आपको लैख में आता है ये सवाल तो आप लिख सकते हो 17 to 18 लाख। क्या लिख सकते हैं आप? 17 to 18 लाख प्रजातियां। अब देखिए नाम ही आपको दिख रहा है कि इतना बड़ा, इतनी बड़ी प्रजाति। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ एनिमल्स की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ कि इतने एनिमल पाए जाते हैं, मैं ये बोल रही हूँ कि इतने एनिमल्स की प्रजातियां पाई जाती है। अभी जिसको प्रजाति या स्पीसीज का मतलब नहीं पता होगा, हम आगे चलते हुए इसको क्लियर करते जाएंगे। तो अभी बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि डाउट्स क्रिएट होंगे। इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर और बहुत ही ईजी वे में हम समझेंगे। अभी आपको क्या समझना है, पूरे संसार की जहां हम बात कर रहे हैं तो इतनी 17 से 18 लाख की प्रजातियां हैं। तो हम इसको कैसे, जैसे कि मैं आप अभी ही बात करूं कि जब आप फर्स्ट या सेकंड क्लास में होते हैं तो उस टाइम टीचर्स आपको मिनिमम 10 to 15 एनिमल्स नेम या एक्वाटिक एनिमल्स नेम, वाइल्ड एनिमल्स नेम, इस तरीके के एनिमल्स नेम को लर्न करने के लिए बोलती हैं। तो आप 10 to 15 उस वक्त लर्न करते हैं। तो यहाँ तो एनिमल ही 10 से 15 आप लर्न कर रहे हैं। चलिए अभी ही इस वक्त मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 35 जानवरों के नाम बताओ तो डेफिनेटली आप जरूर बताएंगे, लेकिन इट टेक टाइम, उसको वक्त लगेगा, बताने में वक्त लगेगा। ये नहीं झटपट हमने बता दिया। जब हम 35 जानवरों के नाम बोलने में वक्त लगा सकते हैं तो इतने जानवरों के नाम या इतने जानवरों की प्रजातियां हम कैसे याद कर सकते हैं? ऐसा क्या तरीका है जो हम याद करें, या ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इनकी काउंटिंग रखते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्पीसीज को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी और कितनी प्रजातियां पाई जाती है। अब हमें पता करना है कि ये प्रजातियों के नाम। देखिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बताती हूँ। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर एक
कॉमन नेम की अगर हम बात करें, कॉमन नेम हर एक का डिफरेंट होता है, हर एक का डिफरेंट होता है। अभी एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मैं एक किसकी बात करती हूँ, डॉग की बात करती हूँ। तो डॉग को इंग्लिश में डॉग बोलते हैं, किसी दूसरी लैंग्वेज में कुकुर भी बोलते हैं, और हिंदी में कुत्ता भी बोलते हैं। तो ये 3 नाम हो गए। लेकिन अगर हमें पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से किसी को पुकारना है तो हम क्या कहेंगे, तो उसी को कहा जाता है साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम वो नाम होता है जो पूरे संसार में लोग एक ही नाम से जानते हैं, क्योंकि एवरी स्टेट तो नाम हर एक का चेंज होता है। आप कोई भी, आप कुछ खाने की चीज़ भी ले सकते हैं, किसी एनिमल का, किसी बर्ड्स का, किसी प्लांट का नेम ले सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज में उन्हें अलग अलग तरह से कहा जाता है। लेकिन हम बात करें कि पूरे ऐसा कौन सा नाम हम लें कि पूरे संसार में उसको एक ही नाम दिया जाए या एक ही नाम से बोला जाए, तो उसको कहता है साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम दिया जाता है। तो अब इतने सारे स्पीसीज के साइंटिफिक नेम की अगर हमें जानना है कि आलू का साइंटिफिक नेम क्या है, या हमें जानना है कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, हमें डिफरेंट काइंड ऑफ साइंटिफिक नेम जानने हैं, तो हम कहाँ से क्वेरी करेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे डाटा को। तो वो डाटा को कलेक्ट करेंगे हम ICBN। ओके, ICBN से हम डाटा कलेक्ट करेंगे। अब ICBN क्या है, तो पहले लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगी। पहले ICBN और ICZN 2 ऐसी संस्थाएं हैं जहां से हम साइंटिफिक नेम कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्पीसीज का। तो सबसे पहले ICBN क्या है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे नाम जगह तो नहीं बची है, तो मुझे यहाँ पे नॉमेनक्लेचर लिखना पड़ेगा, नॉमेनक्लेचर। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब आपको विभिन्न प्रकार के पौधे के, अगर आपको अलग अलग प्रकार के पौधों के साइंटिफिक नेम को जानना है, तो कौन सी संस्था या कौन सा ऐसी होती है जो कि रिकॉर्ड करती है नामों को, पौधों के नामों को, साइंटिफिक नेम का रिकॉर्ड रखती है, तो वो संस्था का नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अभी मैं नॉमेनक्लेचर का मतलब भी समझाऊंगी, अभी एज इट इज आप इसको लर्न कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मेक द नोट्स सो यू कैन डू द सेम थिंग्स। तो नेक्स्ट वन इज ICZN. What is ICZN? तो सेम एज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, द सेकेंड वन इज, अगर आपको जानवरों का नाम का कलेक्शन करनी है, साइंटिफिक नेम का, नॉट कॉमन नेम, अगर आपको जानना है कि टाइगर्स का साइंटिफिक नेम क्या है, लॉयन का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप, ये 2 ऐसे संस्थाएं होती है जो कि आपको नाम बताती है हर एक जीव का, हर एक पौधे का साइंटिफिक नेम। अब हम बात करें कि ये साइंटिफिक नेम बनाया किसने साइंटिफिक नेम जो है वो बनाया है। पहले हम साइंटिफिक नेम का मतलब समझ लेते हैं। तो साइंटिफिक नेम का मतलब होता है नॉमेनक्लेचर, उसको या तो फिर हिंदी में आप बोल सकते हो नामकरण। ओके, तो पहले हम नॉमेनक्लेचर मतलब समझ लेते हैं, फिर हम उन साइंटिस्ट के बारे में समझेंगे जिन्होंने नॉमेनक्लेचर यानी कि हर एक स्पीसीज का नाम दिया, साइंटिफिक नेम दिया। अभी हम जानेंगे। तो अभी आपको क्या पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ naming the process of naming the organism is known by the same name. Organism is known by the same name in all over the world
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। क्या कहा जाता है इसको? नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। ओके, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब मैं हिंदी में समझा देती हूँ नॉमेनक्लेचर बेसिकली होता क्या है। तो नॉमेनक्लेचर क्या है? द प्रोसेस ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म, वो प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का नामकरण करा जाता है, इज द नॉन बाय द सेम नेम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें पूरे संसार में उसको उसी नाम से पुकारा जाएगा, उसी नाम से उसको बोला जाएगा, उसको कहा जाता है नॉमेनक्लेचर। अगर आपको एक वर्ड सिंपल वर्ड में समझना है तो इसको नामकरण भी बोल सकते हैं। तो अब ये नामकरण या नॉमेनक्लेचर किसने किया, कौन से साइंटिस्ट थे? तो यहाँ पर हम नेक्स्ट में साइंटिस्ट का जिक्र कर लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना है और कड़ी से कड़ी जोड़ते चलना है। इसका मतलब क्या है कि आप देखो इसका इंटर रिलेशंस किससे बन रहा है। हमने बायोलॉजी समझा, हमने देखा कि इतने सारे जीव जंतु हैं, तो इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में। अब हम बात करें कि इनका नामकरण किसने किया, हर एक स्पीसीज को किसने नाम दिया, तो हमारे साइंटिस्ट का नाम है कॉर्डस लिनियस। क्या नाम है? कॉर्डस लिनियस। तो यहाँ पे मैं साइंटिस्ट नेम लिख देती हूँ। साइंटिस्ट कौन थे? कॉर्डस लिनियस, कॉर्डस लिनियस। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर जो मैं लिख रही हूँ। ओके, कॉर्डस लिनियस ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नामकरण नॉमेनक्लेचर दिया, यानी हर एक ऑर्गेनिजम्स को एक डिफरेंट नाम दिया जिस नाम से उसकी पहचान होने लगी पूरे संसार में। तो इन्होंने रूल्स भी दिए थे, मैं आपको रूल्स भी बताऊंगी इन्होंने क्या क्या रूल्स दिए थे। तो इन्होंने नाम किस तरीके से दिया? इन्होंने नाम दिया बायनॉमिनक्लेचर वे में। अब बायनॉमिनक्लेचर क्या होता है? ठीक है, तो अभी हम बायनॉमिनक्लेचर लिख लेते हैं पहले। बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर उन्होंने इसके बिहाफ पे नाम दिया। तो ये होता क्या है मैम? बायनॉमियल का मतलब है टू, ठीक है, टू कंपोनेंट। क्या होता है? टू कंपोनेंट, या आप टू वर्ड भी समझ सकते हो इसको, टू कंपोनेंट। ओके, टू कंपोनेंट मतलब उन्होंने जो भी नाम बनाया वो दो वर्ड में थे या दो कंपोनेंट में थे। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको शायद समझ में आए। तो एक मैंने ले लिया मैंगो। क्या ले लिया मैंने? मैंगो। तो अब बोलोगे मैम मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। ओके, तो अब इसमें दो नाम क्या है? देखिए मैंगो हमारा क्या है? कॉमन नेम है जो कि हम बोलते हैं, ये कॉमन नेम है। उसके बाद मैंजीफेरा इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। मैंजीफेरा क्या है? साइंटिफिक नेम है। इसको ध्यान रखना आप, क्योंकि अभी इसी के बिहाफ पे मैं आपको रूल समझाने वाली हूँ, सारे रूल्स कि इन्होंने जो ये साइंटिस्ट थे, कौन थे? कॉर्डस लीनियस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब ये साइंटिफिक नेम का आविष्कार किया, साइंटिफिक नेम बनाया, उसके साथ में उन्होंने कई सारे रूल रेगुलेशन भी बनाए कि किस तरह से इनके नाम को लिखा जाएगा, कहाँ से लिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने क्या मेथड अपनाया? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है दो कंपोनेंट होंगे उस वर्ड में। साइंटिफिक नेम में कितने कंपोनेंट होंगे? टू कंपोनेंट्स। और टू कंपोनेंट कौन से होंगे? क्या होगा? टू कंपोनेंट्स होंगे जैसे कि ये है मैंजीफेरा और दूसरा है इंडिका। अब मैंजीफेरा क्या है मैम, इंडिका क्या है? देखिए उन्होंने पहला रूल जो दिया मैं उसको बताती हूँ कि आपका वर्ड जो है वो किससे लिया जाएगा? लैटिन से लिया जाएगा और लिखा जाएगा इटैलिक में। 4 रूल्स है, मैं रूल्स बता देती हूँ आपको क्योंकि इट टेक टू मच टाइम, तो मैं आपको रूल्स बताती हूँ। इसको रूल्स को ध्यान रखना कि जो वर्ड है वो लैटिन से लेंगे और इटैलिक में लिखेंगे, ठीक है? लैटिन से लिया जाएगा, इटैलिक में लिखा जाएगा। सेकेंड रूल उन्होंने ये दिया कि पहला वर्ड किसको दर्शाएगा? जीनस को। अभी हम जीनस भी पढ़ेंगे, स्पीसीज भी पढ़ेंगे।
तो पहला वर्ड जो है इसको जीनस भी समझ सकते हैं। जो पहला वर्ड होता है किसी भी साइंटिफिक नेम का, ये आपका जीनस को डिनोट करता है, ठीक है, ये जीनस का होगा। और सेकेंड नेम किसका होगा, स्पीसीज का होगा। और जो भी ये स्पीसीज के, ध्यान से सुनना है, स्पीसीज के अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे लिख दूं, स्पीसीज के पहले वर्ड में या आप स्पीसीज के पहले वर्ड में या जीनस के पहले वर्ड में किस लेटर का इस्तेमाल होगा। तो जीनस, ये वाला वर्ड कौन सा है, जीनस का, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये कौन सा है, जीनस, और ये कौन सा है, स्पीसीज। ये कौन सा है, स्पीसीज का। तो जीनस का पहला वर्ड यानी कि एम कैपिटल होना चाहिए। जीनस का पहला वर्ड कैसा होना चाहिए, कैपिटल। और स्पीसीज का पहला वर्ड कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। उन्होंने ये रूल दिया। हमने कौन कौन से रूल को देखा, पहला रूल दिया उन्होंने कि कहाँ से लेंगे, तो पहला रूल उन्होंने क्या दिया कि हम वर्ड को लैटिन से लेंगे और इटैलिक में लिखेंगे। फर्स्ट रूल इज दिस। सेकंड रूल उन्होंने दिया जो पहला वर्ड होगा वो जीनस और सेकंड वर्ड जो होगा वो स्पीसीज होगा। थर्ड रूल उन्होंने क्या दिया कि जो भी जीनस का फर्स्ट वर्ड होगा वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर में होगा, और जो स्पीसीज का फर्स्ट वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। और फोर्थ उन्होंने क्या दिया, फोर्थ उन्होंने ये कहा कि हर एक जीनस और स्पीसीज यानी कि साइंटिफिक नेम को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाए, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। तो ये कुछ रूल्स थे जब कार्लस लिनियस ने जब ये बनाया, नामकरण किया, नॉमेनक्लेचर किया, हर एक स्पीसीज को या हर एक ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया, तो उन्होंने कुछ ये रूल्स बनाए और कुछ इस तरीके से उन्होंने नॉमेनक्लेचर किया। आई होप आपको ये जो मैंने जितना भी समझाया वो समझ में आया होगा। अब हम टैक्सोनॉमी को देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज टैक्सोनॉमी। ओके, तो हम किसको देखेंगे अब, नेक्स्ट टैक्सोनॉमी को देखेंगे। तो इफ यू वांट टू नोट दिस सो यू कैन डू। तो टैक्सोनॉमी क्या होती है, क्या पूछा जा रहा है कि टैक्सोनॉमी क्या है मैम, क्या होती है टैक्सोनॉमी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। अगर हम देखो, अगर हम डेफिनेशन लें तो हर एक की डेफिनेशन तो बहुत ही लंबी लंबी हो सकती है, बट अगर आप समझने वाली चीजों को सिर्फ कैप्चर करें तो टैक्सोनॉमी है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मैम क्लासिफिकेशन क्या होता है, इट इज द वेरी 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 सिंपल थिंग। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, सपोज क्या मैं डेफिनेटली पढ़ाती हूँ, तो ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मैंने आज से ही अपना ट्यूशन स्टार्ट किया है। तो लोगों को पता चला, तो 1 से 2 बच्चे स्टूडेंट मेरे क्लास में आए, 2 बच्चे हैं अभी, फिर ज़्यादा लोगों को पता चला तो 3, 4, 10 हो गए। तो इस दौरान मैंने क्या किया कि 10 बच्चे ही तो हैं, चलो अलग अलग क्लास के हैं, तो क्या हुआ एक साथ पढ़ा देती हूँ, 9th के, 10th के, या आप बोल सकते हो 7th के, 6th के, तो मैंने एक साथ बच्चों को बैठा के पढ़ा दी, क्योंकि 10 ही बच्चे थे। उसके बाद क्या हुआ, बच्चों का इंक्रीजमेंट होना शुरू हुआ, 20 बच्चे हुए, तो मैंने सोचा चलो एक साथ ही ठीक है अभी तो। फिर 40 हो गए, तो मैंने 2 बैच बना दी बच्चों की, है ना, इसको एग्जाम्पल को ध्यान समझना। 2 बैच बन गई बच्चों की, कौन सी, एक आधे बच्चे एक में, आधे बच्चे एक में, 2 बैच बन गई। अब फर्दर क्या होते गया कि अब एक समय ऐसा आ गया कि मेरे पास 200 बच्चे एक साथ हो गए। अब मैं सोचूं भाई 200 बच्चों को कैसे पढ़ाएं भाई एक साथ, तो मैंने क्या कर दिया, उनको क्लासेस में डिवाइड कर दिया। मतलब 6th क्लास का इस टाइम आएगा, 7th का अलग आएगा, 8th को मैं अलग पढ़ाऊंगी, 9th को मैं अलग पढ़ाऊंगी, ऐसा हो गया। तो क्लासिफिकेशन सेम एज यही है कि आप क्लासीफाई करते हैं, विखंडित करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन ही टैक्सोनॉमी कहलाता है। लेकिन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हमें सिस्टमैटिक भी देखना होता है। क्या देखना होता है, सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक क्या होता है मैम, ओके, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, तो सिस्टमैटिक्स में 3 चीजें आती हैं इंपॉर्टेंट।
वन इज आइडेंटिफिकेशन। अभी मैं स्कूल का ही, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल का एग्जाम्पल के थ्रू मैं बहुत ही ईजी वे में आपको समझाऊंगी और बहुत इंटरेस्टिंग है समझना। आइडेंटिफिकेशन, फिकेशन। सेकेंड चीज, हमें सिस्टमैटिक्स में क्या ध्यान रखना होता है? सिस्टमैटिक में सेकेंड में हमें ध्यान रखना होता है नॉमेनक्लेचर, ओके। द थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन, जो कि टैक्सोनॉमी में ऑलरेडी है, क्लासिफिकेशन। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो किस में आती है? सिस्टमैटिक्स में आती है। तो तीनों चीज है क्या मैम? देखिए, स्कूल का, ऑफिस की किताबों का एग्जांपल ले लेते हैं। किताबों का एग्जांपल, ऑफिस में किताबें आती है, एक स्कूल में 2000 3000 इस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। विभिन्न अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरह के पढ़ते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ। तो सिस्टमेटिक क्या है उसमें, जैसे किताबें आई हैं, अब किताबें क्या है, ग्रुपिज्म में आई है, इकट्ठी होकर आई है। अब हम क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे किताबों को कि कौन सी क्लास की कौन सी किताबें हैं, ये इस क्लास की है, ये इस क्लास की है। फिर नॉमेनक्लेचर करेंगे, नाम देखेंगे उनके, है ना। उसके बाद हम उसको क्लासिफाई कर देंगे, इस क्लास की इस इधर रख दी, इस क्लास की इधर रख दी, उस क्लास की उधर रख दी, है ना। 7th की अलग कर दी, 8th की अलग कर दी, 9th की अलग कर दी, इस तरीके से करते हैं। तो सिस्टमैटिक्स का मतलब ये तीनों होता है और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, तो टैक्सोनॉमी ही पढ़ने वाले हैं, यानी क्लासिफाइड ही करने वाले हैं, ओके। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको क्लासिफिकेशन समझाऊंगी कि ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो आइए हम नेक्स्ट वन देखें। सो हियर वी स्टार्ट द सेकंड कंटेंट, देयर वी स्टार्ट टू क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टैक्सोन होते हैं वो हम देख लेते हैं। मैं आपको टैक्सा और टैक्सोन का मतलब भी एट द लास्ट समझाऊंगी। तो पहला हमारा किंगडम, क्या है हमारा? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, कैपिटल होगा जीनस, जीनस एंड स्पीसीज, ओके। नेक्स्ट वन स्पीसीज। तो ये कुछ टैक्सॉन है, देखो इनके ओनली वन जो यहाँ पे कैटेगरीज इसकी दी है हर एक की, इनको टैक्सॉन कहा जाता है। ये ओनली इफ वी टॉक अबाउट ओनली दिस वन, दैट्स कॉल्ड टैक्सॉन, इट्स कॉल्ड टैक्सॉन, 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 टैक्सॉन। अगर इसका प्लूरल हम लें तो उसको बोलेंगे टैक्सा, ओके। अब हम इसको हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे, बस आपको ध्यान से समझना है कि कैसे स्टार्ट होता है। तो क्लासिफिकेशन मतलब हमें सिर्फ 10, 20, 100, 200, 1000 का क्लासिफाई नहीं करना है, हमें क्लासिफाई करना है पूरे संसार के 17 से 18 लाख ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करना है। तो उसका तरीका क्या था, कैसे क्लासिफाइड हुआ, उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट बात करेंगे वो स्पीसीज की बात करेंगे, प्रजातियों की। तो प्रजातियां बेसिकली क्या होती है, तो मैं पहले कुछ जानवरों के नाम लिख लेती हूँ जो कि अलग अलग प्रजातियों से जो है अलग अलग प्रजातियों के हैं। तो पहला मैंने यहाँ पे टाइगर लिख लिया, ठीक है, आपका टाइगर हो गया। सेकंड मैंने लिख लिया लेपर्ड लिख दिया, ओके। थर्ड वन इज मैंने लिख दिया लॉयन लिख दिया। तो ये तीनों अलग अलग प्रजातियों के हैं। अब प्रजाति का मतलब क्या है, वो जानवर जो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं या फंडामेंटल उनमें सिमिलैरिटी बहुत होती है या मॉर्फोलॉजिक सिमिलैरिटी बहुत होती है, उसको स्पीसीज कहा जाता है। ये एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि स्पीसीज का मतलब होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या एक छिपकली, एक शेर जो होता है, लॉयन जो होता है, उसके साथ रिप्रोडक्शन करके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान या फर्टिलाइज करके क्या वो एक नया जीव बना सकती है? क्या डॉग किसी मंकी के साथ बना सकता है? कोई भी जीव, आप कोई भी XYZ कोई भी जीव लें और उसको किसी दूसरों के साथ इंटरब्रीड करके क्या एक ऑफस्प्रिंग बना सकता है? मैं डोंकी और हॉर्स की बात नहीं कर रही हूँ, दैट इज अनदर वे। तो आप ये समझिए, जब एक जीव सिर्फ अपने ही प्रजातियों के साथ इंटरब्रीड कर सकता है और अपना ही एक
ऑफस्प्रिंग यानी एक बेबी उत्पन्न कर सकता है, तो वो प्रजातियां कहलाती है। मतलब एक ह्यूमन किसी जानवर के साथ तो कर नहीं सकता है, ह्यूमन भी ह्यूमन के साथ करेगा, शेर शेर के साथ करेगा, मंकी मंकी के साथ करेगा, तो वो जो कि एक दूसरे से इंटरब्रीड करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली रूपता यानी कि रूप रंग में एक जैसे होते हैं, ठीक है, और फंडामेंटल बहुत सारी सिमिलैरिटी उनमें होती है, उनको क्या कहता है, स्पीसीज कहा जाता है। टाइगर की स्पीसीज अलग होगी, टाइगर टाइगर के साथ कर सकता है इंटरब्रीड, लेपर्ड की अलग होगी, लॉयन की अलग होगी, तो ये तीनों क्या है, अलग अलग प्रजाति के हैं। अगर मैं इनका साइंटिफिक नेम लिखूं, आपको पता है साइंटिफिक नेम में होता क्या है, आगे क्या होता है, आगे जीनस होता है और पीछे स्पीसीज होती है, तो मैं इन तीनों का साइंटिफिक नेम लिखती हूँ, ठीक है। आई होप आपको स्पीसीज जो है वो क्लियर हो चुका होगा। साइंटिफिक नेम इनका लिख देते हैं, टाइगर का क्या होता है, लॉयन का क्या होता है, लेपर्ड का क्या होता है। तो पहले लॉयन का लिखते हैं, तो पैंथरा लियो लॉयन का होता है। टाइगर का क्या होता है, पैंथरा पार्डस, पैंथरा पार्डस आपका किसका होता है, लेपर्ड का होता है। टाइग्रस का क्या होता है, पैंथरा टाइग्रस, क्या होता है, पैंथरा टाइग्रस। तो इन सब के साइंटिफिक नेम अलग अलग हैं, इन सब के साइंटिफिक नेम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इनका पैंथरा टाइग्रस है, पार्डस है, लियो है। आपने देखा स्पीसीज तो अलग अलग है, लेकिन ये जीनस तो सबके सेम है, तो इसको सेम जीनस में आखिर क्यों रखा गया। जीनस, आगे वाले वर्ड को जीनस बोलते हैं ना, तो जीनस इन तीनों के ही सेम है, इसके भी जीनस सेम है, इसके भी जीनस सेम है। आखिर क्यों, क्योंकि इनमें सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि शेर, ठीक है, तेंदुआ, या आप बोल सकते हो चीता, ये तीनों एक दूसरे बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी रखते हैं कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनिज्म या अदर एनिमल, तो इसलिए इनको एक ही जीनस में रखा गया। तो आप बोल सकते हो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, तो इसको एक ही जीनस में रखा गया है। अब हम एक और ले लेते हैं, ये आपका साइंटिफिक नेम में लिख रही हूँ, ध्यान रखना। एक और जानवर ले लेते हैं, एक और जानवर क्या ले लिया हमने, कैट, क्या ले लिया, कैट ले लिया। अब कैट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, फेलिस कैटस, क्या होता है, सॉरी, फेलिस कैटस, इसका साइंटिफिक नेम है फेलिस कैटस। अब हम फेलिस कैटस की अगर हम बात करें, तो हम इसको एक फैमिली में रखेंगे, जिस फैमिली का होगा फेलिडा, क्या नाम होगा, फेलिडा। अब आप पूछोगे मैम इसको सेम फैमिली में क्यों रखा, तो अभी क्लियर कर देते हैं सेम फैमिली में क्यों रखा। इसको एक सेम फैमिली में रखेंगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, जब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है, एक दूसरे में बहुत सिमिलर है, लेकिन यहाँ जाते 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 यहाँ पर एक या दो सिमिलैरिटी एक दूसरे से मिलेगी, बाकी सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी। तो अभी हमने देखा कि ये बहुत एक दूसरे से मिल रहे हैं। फिर हमने उसको कैट भी ले लिया, कैट को एक फैमिली में रखा जिसको बोला फेलिडा, क्या बोला, फेलिडा कहा। अब इसको फेलिडा फैमिली में क्यों रखा गया फेलिडा में, क्योंकि ये बाकी ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में ज्यादा मोर इसमें फंडामेंटल क्या है, या बोल सकते हो मोर सिमिलैरिटीज मौजूद है, मोर सिमिलैरिटीज, ज्यादा सिमिलैरिटी है अदर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। अदर में हम आप छिपकली लेते हैं, क्या मैं छिपकली को टाइगर से, लेपर्ड से, लॉयन से कंपेयर कर सकती हूँ, या मैं किसी पक्षी को कंपेयर कर सकती हूँ, या किसी मंकी को कंपेयर कर सकती हूँ। लेकिन बिल्ली बेशक साइज में छोटी होती है, लेकिन हम इसको, जैसे कि कहा जाता है ना, शेर की मौसी भी बोलते हैं, तो इसको इसके कंपैरिजन में, बाकी के ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में इसकी सिमिलैरिटी ज्यादा मिलती है, इसीलिए इसको सेम फैमिली में रखा गया, इसको बोला है फेलिडा, ठीक है, सेम फैमिली में रखा गया है। तो आप बोल सकते हो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ये जीनस है ना, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, तो इस फैमिली का नाम क्या है, फेलिडा, ओके। तो इसलिए इसको सेम फैमिली में रखा है। अब हम यहाँ पे डॉग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, डॉग। तो मैम डॉग को भी इस फैमिली में रखा जा रहा है, जिसको बोलेंगे कैनिडी, क्या बोलेंगे, कैनिडी।
तो मैम कैनेडी में क्यों रखा गया डॉग को? इनमें क्या सिमिलैरिटी है कि फैलिडी और कैनेडी को सेम एक में रख दिया? क्या सिमिलैरिटी है? तो देखिए फैलिडी में सारे जीव है, कैनेडी में कौन है? सिर्फ डॉग है, और भी जीव होते हैं। तो इनको सेम इसलिए रखा क्योंकि इनमें एक सिमिलैरिटी होती है, वो होता है कार्निवोरा, क्योंकि ये सभी कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक मांस मच्छी फ्लैश ईटर होते हैं। जितने भी दिख रहे हैं आपको ये जुड़ते जाएंगे साथ में, ध्यान रखना। फ्लैश ईटर होते हैं यानी कि क्या खाते हैं ये सारे, या जितने भी यहाँ पे दिख रहा है आपको टाइगर, लॉयन, कैट, ये क्या होते हैं? मांस मच्छी खाते हैं। तो फिर आप इसको कार्निवोरा कैटेगरी में लिख सकते हो। किसमें? कार्निवोरा। आई होप आपको दिख रहा होगा, कार्निवोरा कैटेगरी में आपने इसको डाल दिया। तो फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। किस ऑर्डर में आपने डाल दिया इसको? कार्निवोरा ऑर्डर में डाल दिया। ओके, कार्निवोरा में डाल दिया। तो इसमें सिमिलैरिटी क्या थी? वो फ्लैश ईटर थे। हम यहाँ पे ले लिया, हमने प्राइमेट ले लिया। क्या ले लिया? प्राइमेट। तो आपने देखा कि प्राइमेट जो है, हमने इसको, प्राइमेट क्या होता है मैम? तो प्राइमेट का मतलब होता है ह्यूमन, मंकी, और भी ऐसे जीव आप ले सकते हो, ह्यूमन, मंकी वगैरह ऐसे जीव जंतु और भी ले सकते हो। तो प्राइमेट को मैम क्यों डाला इसके अंदर? तो इनमें क्या सिमिलैरिटी है? कार्निवोरा मतलब ये सारे जीव में और प्राइमेट वाले जीव में क्या सिमिलैरिटी है मैम? तो इनमें सिमिलैरिटी ये है कि इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड की उत्पत्ति होती है। तो इनको कहा जाएगा ममेलिया। क्या कहा जाएगा? ममेलिया। एक कैटेगरी में रखा जाएगा, इसको कहा जाएगा मेमेलिया। अब क्या मेमोरी ग्लैंड क्या होता है मैम? तो हर मादा, हर औरत के पास, या आप कोई भी जानवर है या एक ह्यूमन बीइंग है, उनके अंदर जो बेबी जब होता है तो मिल्क सिक्रेशन या लैक्टेशन की एक बहुत बड़ी वो होती है कि आप उनको मिल्क पिला सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं। तो वो कहाँ से निकलता है मिल्क? तो मिल्क निकलता है मेमोरी ग्लैंड से। तो उसको कहा जाएगा मेमेलिया। तो ऐसे जीव, ये सारे जीव जितने आ रहे हैं उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड होता है। तो क्या हो गया? मेमेलिया का ग्रुप बन गया। तो आप बोल सकते हो ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। तो कौन सी क्लास में रखेंगे इसको? मेमेलिया की। तो ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, मेमेलिया क्लास में हमने रख दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके अंदर और हम ऑर्गेनिज्म जोड़ सकते हैं, जैसे एम्फीबियन जोड़ सकते हैं, या हम जोड़ सकते हैं, एम्फीबियन क्या होता है? लैंड और वाटर में दोनों में जो होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके हो गए। एम्फीबियन के बाद आप रेप्टाइल जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? रेप्टाइल आपने जोड़ लिया। तो ये जो जीव होते हैं उनको मैम एक कैटेगरी में क्यों डाला गया? ठीक है, इन तीनों को फाइलम में हम रखेंगे। क्यों रखेंगे फाइलम में? ऐसी क्या इसमें जो है वो सिमिलरिटी होती है? इनमें वर्टेब्रा होता है। वर्टेब्रा का मतलब है कि रीढ़ की हड्डी, कॉर्डेटा आप बोल सकते हो, वर्टेब्रा बोल सकते हो। इन सब में सिमिलरिटी ये होती है कि इनमें कॉर्डेटा होता है। यहाँ पे जगह तो नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या होता है? कॉर्डेटा होता है। या आप बोल सकते हो कि वर्टेब्रेट होता है। वर्टेब्रेट कॉलम में रीढ़ की हड्डी इन सब में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इनको क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम। इन सबको आपने कहाँ रख दिया? वर्टेब्रे। और ऐसे भी जो जीव होते हैं इनका वर्टेब्रा नहीं भी होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो उनको कहाँ रखे मैम? तो ऐसे जीव जंतु जिनमें इनवर्टेब्रेट होता है, इनवर्टेब्रेट होते हैं, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो आ जाते हैं किंगडम में। तो वर्टेब्रेट या फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड किंगडम। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं। देखिए ये सारे एक साथ जुड़ते जा रहे हैं, उनको बस हम एक नाम देंगे, क्योंकि हम सभी जानवरों को एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए हम इनको नाम देते जाएंगे। तो पहले आपने देखा कि ये तीनों मैंने स्पीसीज ली, तीनों अलग अलग प्रजाति ली। फिर हमने देखा प्रजाति जो हमने ली है वो उसका जीनस एक ही है। क्यों है? क्योंकि उसमें सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसमें जीनस एक है। उसके बाद हमने देखा कि इसी से सिमिलर आप अगर कोई और एक जानवर ले लेते हो तो कैट इससे ज़्यादा सिमिलर है बाकी ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में, तो कैट ले लिया। तो इन सबको हमने एक फैमिली में रखा जिसका नाम था फैलिडे।
फैलिडी के बाद आपने एक और लिया, जिसको लिया डॉग। तो डॉग को किसमें लगा? कैनिडे में। तो कैनिडे और फैलिडे में ऐसी क्या सिमिलरिटी थी? सिमिलरिटी वो थी, वो कार्निवोरा था, मतलब वो फ्लैश ईटर था, मांस मच्छी खाने वाले जानवर थे। तो हमने उसको एक कैटेगरी में रखा जिसको बोला कार्निवोरा। ये रिलेशन बनते जा रहे हैं, इनका ध्यान रखना। उनको बोला कार्निवोरा। कार्निवोरा के साथ हमने एक और जोड़ा, प्राइमेट। अब प्राइमेट क्या है मैम? तो प्राइमेट वो जीव होते हैं जो कि ह्यूमन या मंकी होते हैं, और इन दोनों में सिमिलरिटी ये होती है कि इन दोनों में ही मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमेलिया जिसको कहा जाता है। फिर हमने इसको कैटेगरी में रखा, उसको कहा जाएगा मेमेलिया। ठीक है, मेमेलिया कहा गया। अब मेमेलिया के साथ हमने दो और जोड़ दिए, दो और कौन से? एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। तो इन सब में क्या सिमिलरिटी है मैम? इन सब में सिमिलरिटी है कि इसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद है, कॉर्डेटा है। तो हमने इसको एक कैटेगरी में रखा जिसको कहा गया फाइलम। ओके, फाइलम के बाद जिसमें वर्टेब्रा है, जिसमें वर्टेब्रा नहीं भी है, उसको हमने कैटेगरी में रखा किंगडम। तो आई होप आपको ये जो कंटेंट है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, पसंद आई है वीडियो, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।